नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा महिंद्रा मैन्युलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को, जिसका एनएफओ 27 जून 2025 से 11 जुलाई 2025 तक ओपन है। ये एक सेक्टरल फंड है और फंड का जो टोटल असेट है उसका मिनिमम 80% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। तो इस सेक्टर की क्या है इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में, पहले हम इसे समझ लेते हैं। इंडिया में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग फिजिकल सेविंग्स के बजाय अब फाइनेंशियल सेविंग्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, फिक्स डिपॉजिट और डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रीफर कर रहे हैं। चाहे बात हो गोल्ड और रियल एस्टेट की, तो वहां पर भी अब रीट्स, इनवेट्स या फिर गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल असेट से इन्वेस्टर्स को बेहतर लिक्विडिटी मिलती है, इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का पोटेंशियल, और साथ ही ये पूरी इकोनॉमी में फॉर्मल कैपिटल फ्लो को भी बूस्ट करता है। और ये जो फिजिकल असेट से फाइनेंशियल असेट में ट्रांजिशन है, ये इन्वेस्टर बेस को वाइडन करके, क्रेडिट एक्सेस को इंप्रूव करके और कैपिटल को प्रोडक्टिव असेट में एलोकेट करने में मदद करके बीएफएसआई सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी कि बीएफएसआई सेक्टर इस ट्रेंड का बेनिफिशियरी भी है और इनेबलर भी। इसलिए ये सेक्टर लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ के लिए परफेक्ट पोजीशन में माना जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है और साथ ही सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, और इससे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। बीएफएसआई सेक्टर भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है। बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरर्स, फिनटेक्स, एएमसीज, ब्रोकर्स सब इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। बीएफएसआई सेक्टर क्रेडिट क्रिएशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट और डिजिटल इंक्लूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केट कैप एज ऑन 31 मई 2025 लगभग 104 लाख करोड़ का है, और इसका जो कंपोजिशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। बीएफएसआई का निफ्टी 50 में वेटेज और कॉर्पोरेट प्रॉफिट पूल भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अब लैंडिंग तक सीमित नहीं है, अब वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल इंफ्रा और फिनटेक्स जैसे नए सेगमेंट्स का भी बड़ा रोल है। और यदि हम देखें कि इस सेक्टर में कितना स्कोप है, तो सिबिल की रिसर्च के अनुसार 58% इंडियंस के पास अभी भी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी कि उन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया है, कभी कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए अभी तक उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं बन पाई है। और म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन की बात की जाए तो ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में यह अभी बहुत कम है। और वहीं यदि बात की जाए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो यहां पर बहुत गुंजाइश है, स्पेशली हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में। और डिजिटल इंडिया और फिनटेक का तो बूम है। आप यदि देखें तो अनलिस्टेड बीएफएसआई स्टार्टअप का ऑलरेडी 10 ट्रिलियन रुपीस का वैल्यूएशन अचीव हो चुका है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए इस सेक्टर को सेफ बनाते हैं। और यदि बात की जाए बीएफएसआई सेक्टर के वैल्यूएशन की, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का जो पीई है इस वक्त पर वो 17.5 टाइम है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज 22.6 के मुकाबले कम है। वहीं यदि बात की जाए प्राइस टू बुक रेशियो की, तो ये 3 के मल्टीपल्स पर है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज 3.3 से कम है। मतलब ये सेक्टर अभी भी रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड की। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने एक इंटरनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बनाया है, जिसे नाम दिया है जीसीएमवी। एक इंटरनल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जो किसी स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन निकालने के लिए यूज होता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि मार्केट प्राइस और एक्चुअल वैल्यू के बीच कोई गैप है या नहीं। ऐसे गैप आइडेंटिफाई करने के बाद देखा जाता है कि कौन से कैटलिस्ट या ट्रिगर्स हैं जो इन स्टॉक्स का री रेटिंग कर सकते हैं, यानी कि प्राइस को उसके फेयर वैल्यू के करीब
ले जा सकते हैं। GCMV में G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ यानी कि प्राइसिंग पावर, कॉस्ट एफिशिएंसी, न्यू प्रोडक्ट साइकिल्स और ESG रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। कैश फ्लो जनरेशन यानी कॉस्ट एंड मार्जिन, कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्जिन्स, एबिलिटी टू फाइनेंस ग्रोथ और ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। M फॉर मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, कैपिटल एलोकेशन, सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और V फॉर वैल्यूएशन यानी कि वैल्यूएशन क्रिएशन, फेयर वैल्यू एनालिसिस और सेक्युलर ESG ट्रेंड्स। तो ये सब इंडिकेटर्स मिलकर बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन को स्ट्रांग बनाते हैं। और यदि बात की जाए पास्ट परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का CAGR रहा है 18.03%। और यदि कंपेयर करें निफ्टी 50 के CAGR से, जो कि 14.13% रहा है लास्ट 20 इयर्स में, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। SIP रोलिंग रिटर्न्स और 5 ईयर रोलिंग CAGR भी BFSI इंडेक्स के फेवर में रहा है। महिंद्रा मैन्युलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड अपने टोटल असेट का 80% टू 100% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। वहीं स्कीम के टोटल असेट का 20% तक डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही अप टू 10% रीट्स और इन्विट्स की यूनिट्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। यदि बात की जाए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिसी एनवायरनमेंट, अर्निंग ग्रोथ एंड रिलेटिव वैल्यूएशन, मार्केट कंडीशन, इसके आधार पर 150 प्लस आइडियाज में से अराउंड 75 प्लस इन्वेस्टेबल आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके आधार पर ये स्टॉक्स सिलेक्ट होंगे। और इस तरह से अक्रॉस द वर्टिकल यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड कंपनीज में, वहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स में अब एंट्री लोड तो एप्लीकेबल होता नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात की जाए तो इस फंड में यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 3 मंथ्स यदि उन यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर 0.5% के रेट से एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। और 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। फंड का बेंचमार्क होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI और इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर विशाल और मिस्टर चेतन। अब सवाल यह है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड सूटेबल है। तो जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन क्योंकि ये एक सेक्टरल फंड है और सेक्टरल फंड में किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले जोखिम अधिक रह सकता है। तो ग्रोथ की संभावना भी अधिक है लेकिन जोखिम भी अधिक हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इस फंड में एलोकेट कर सकते हैं। फंड का NFO 27 जून 2025 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक ओपन है और क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है तो अगेन 21 जुलाई 2025 से ये फिर से एक बार कंटिन्यूअस सेल और परचेज के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी महिंद्रा मैन्युलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।